तो बच्चों इन इन पॉइंट्स के डिटेल में जाने से पहले आपको एक बात बताऊं कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इस पर काम हुआ है और ये काम कई यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है। इनफैक्ट प्रिंसटन में ये काम हुआ, इंडियाना में ये काम हुआ, नॉर्वे की एक यूनिवर्सिटी में काम हुआ। और ये रिसर्च किस चीज़ पर है, इसका आउटकम ये है, कंक्लूजन ये है कि हैंड राइटिंग, अगर हम हैंड राइटिंग करते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो हमारे ब्रेन के ज़्यादा हिस्से एक्टिवेट रहते हैं। अगर हम हाथ से लिखते हैं और कंपैरिजन किया गया टाइपिंग से, जैसे हम लैपटॉप पे बैठ के टाइप करते हैं, तो टाइपिंग से कंपेयर किया गया, रीडिंग से कंपैरिजन किया गया, तो इनके कंपैरिजन में जब हम हाथ से लिखते हैं ना, तो हमारे ब्रेन के ज़्यादा हिस्से एक्टिवेट रहते हैं, मोटर वाला पार्ट ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ज़्यादातर हिस्से एक्टिवेट होते हैं। और इसका फ़ायदा ये है, मतलब सरल शब्दों में अगर बोले, कि जब हम हाथ से लिखते हैं ना, तो हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो भी एक्टिवेट रहता है, और जो रिटेंशन वाला पार्ट है, जो डेटा को स्टोर करता है और रिट्रीवल करता है, मतलब सही समय पर जब आप याद करने की कोशिश करते हो कि कंटेंट जो हमने पढ़ा था वो सही समय पर याद आ जाए, तो डेटा को स्टोर करने में और रिटेन करने में, उसको रिटेंशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है तब जब हम हाथ से लिखते हैं। तो बच्चों इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं कि हाथ से लिखना सबसे बढ़िया है एज कंपैरिजन टू कि हम उसको रीडिंग मारें या हम टाइपिंग करें। आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों एनसीईआरटी मॉड्यूल या हाथ से लिखे हुए नोट्स, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसमें हाथ से लिखे हुए नोट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका खूब डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। एक्चुअली है क्या कि नोट्स जब आप बनाते हो बच्चों, जब आप नोट्स बना रहे होते हो, तो एक तो उन नोट्स में आप टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आप नोट में ऐड करते हो। दूसरा, नोट्स में ही एनसीईआरटी के पॉइंट्स ऐड करते हो आप। और तीसरा, नोट्स में ही मॉड्यूल्स के भी वो पॉइंट्स आपको ऐड करने चाहिए जो आपको लगता है कि जब आप क्वेश्चंस करते हो मॉड्यूल के, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते होंगे जो आपको नोट से नहीं कर पाते होगे, तो वो जब आप पढ़ते हो और वो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते, तो पूरा पूरा मॉड्यूल रटने के बजाय मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पर्टिकुलर पॉइंट्स उठाकर आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो नोट्स में ये तीनों चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। टीचर का पढ़ाया हुआ कंटेंट जो क्लासरूम में आप पढ़ते हो, मॉड्यूल्स के वो पॉइंट्स जो क्वेश्चंस में आ रहे हैं और जिनकी वजह से क्वेश्चंस आपके नहीं हो पा रहे, और एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी के पॉइंटर्स आपको नोट्स में ऐड करने होंगे। अच्छा, ये एक्चुअली बिगिनिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है बच्चों। प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हैं, कुछ बच्चे जुलाई में, कुछ अगस्त में, कुछ सितंबर में, तो प्रिपरेशन का स्टार्टिंग टाइम सबका अलग अलग है, लेकिन लास्ट में एग्जाम सबका एक ही टाइम पर होना है। और एग्जाम के ठीक पहले कुछ बच्चों को 30 दिन मिलते हैं, कुछ को 40 दिन मिलते हैं, कुछ को 50 दिन रिवीजन के मिलते हैं। तो ये जो रिवीजन का टाइम है ना बच्चों, इसी को ध्यान में रख के हमें प्रिपरेशन करनी होगी, और डे 1 से प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करनी होगी कि लास्ट के रिवीजन जब समय आएगा ना लास्ट में, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ में रिवीजन करते समय नोट्स भी हो, एनसीईआरटी भी हो और मॉड्यूल भी हो। आप खुद सोचो, रिवीजन, अच्छा
ये चीजें अभी अभी, चूंकि नीट का एग्जाम हुआ है तो अभी आपको याद होगा कि कितना हेक्टिक हो जाता है रिवीजन, अगर उस समय नोट्स भी आपको पढ़ने हो, एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी हो और मॉड्यूल भी आपको पढ़ने हो। मतलब ये एक इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है कि लास्ट में जब बहुत कम समय बचता है तो ये तीनों चीजें आप परफेक्शन में उसको रिवाइज करो। और खासकर तब टीचर उस समय क्या बोल रहे होते हैं कि 2 राउंड रिवीजन कर लो, 3 राउंड रिवीजन कर लो, और ये आपका दिल जानता है कि एक बार भी इन तीनों चीजों का रिवीजन असंभव जैसा लगता है। मतलब हालत ये होती है कि जब लास्ट में मॉड्यूल का गट्ठर बन जाता है कोने में, तो उसको देखकर ही बुखार आने लग जाता है कि यार ये इतना सारा रिवाइज करना है। तो बहुत सारे बच्चे तो हैं उतना वो देख के गट्ठर ये सोचने लग जाते हैं कि इस साल तो अपना होगा नहीं, अगले साल की प्लानिंग भी वो धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। मतलब खासकर आप सोचो ना, नीट एग्जाम हुआ नहीं है और चूंकि रिवीजन का इतना सारा मैटर देखकर ही वो परेशान हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आने लग जाता है कि इतना रिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, और वो अगले साल का बैकग्राउंड बनाने लग जाते हैं अपने दिमाग में। तो वो परिस्थितियां ना आए, लास्ट में आपके पास ये मतलब इतनी सारी चीजें ना हो, सबसे बढ़िया होता है कि लास्ट में जब आप रिवीजन करो तो आपके हाथ में केवल और केवल एक ही चीज होनी चाहिए, और वो एक चीज सबसे बढ़िया क्या हो सकती है, वो है आपके खुद के लिखे हुए नोट्स। खुद के लिखे हुए नोट्स से रिटेन सबसे ज्यादा होता है, सबसे जल्दी आप उसको याद कर लेते हो, उस रिवीजन में समय बहुत कम लगता है जब आप खुद के लिखे हुए नोट्स से रिवाइज करते हो एज कंपेयर टू एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल। तो इसमें तो बच्चों कोई दो राय है नहीं कि लास्ट में आपके हाथ में केवल एक चीज होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, केवल एक चीज। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारी चीजें खोल के आपने रखी हुई हैं और वो समराइज करते करते प्राण निकल जाएंगे। तो लास्ट में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि लास्ट में रिवीजन करते समय केवल एक चीज हो, और वो क्या हो, नोट्स। अब आती है बात, वो नोट्स लास्ट में जो आपके हाथ में हो वो परफेक्ट कैसे बने, उस मतलब ये कैसे आप आश्वस्त हो सको कि आप लास्ट में एनसीईआरटी नहीं उठाओगे, मॉड्यूल नहीं उठाओगे, फिर भी आपका बाल बांका ना हो, नोट्स इतने शानदार, इतने परफेक्शन में होने चाहिए। अब लास्ट में ये ओवरनाइट प्रोसेस तो है नहीं कि लास्ट में ही वो नोट्स इतने परफेक्शन में आ जाएंगे। नोट्स अगर इतने परफेक्ट आपको बनाने हैं तो वो अभी से आपको, मतलब जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, ये जर्नी स्टार्ट होती है डे 1 से ही आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी कि नोट्स में मतलब ये एनसीईआरटी 100% इंक्लूड हो, और मॉड्यूल का कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे ना, वो भी नोट्स में ऐड हो। तो ये जो नोट्स हैं, इस तरह के परफेक्ट नोट्स कैसे बने, उस पर अब आगे बात करते हैं। ये जो नोट्स आप बनाते हो, इन नोट्स में सबसे पहला काम जो मुझे बहुत पसंद है कि आप पॉइंट्स को वर्टिकली लिखो। वर्टिकली बच्चों, कभी भी जैसे आपने एक पॉइंट ये लिखा, फिर दूसरा पॉइंट आपने यहां से शुरू किया और वो यहां तक आया, फिर आपने तीसरा यहां से शुरू किया और वो यहां तक आया, फिर चौथा पॉइंट आपने यहां से शुरू किया, फिर पांचवा आपने यहां से शुरू किया, और इस तरह से ये पैराग्राफ बनता हुआ चला जा रहा है। बच्चों, आप आंख बंद करके मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्या याद रहेगा, या आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्या याद है। क्या पूरा पैराग्राफ याद है? कोई भी आप अपना पसंदीदा चैप्टर याद कर लो, सबसे बढ़िया जो आपको लगता हो चैप्टर, चाहे नोट्स का पैराग्राफ हो, चाहे एनसीईआरटी का पैराग्राफ हो, या मॉड्यूल का पैराग्राफ हो। क्या पैराग्राफ एज इट इज आपको याद आ रहा है? कोई भी
उस पैराग्राफ में लिखा हुआ एक एक स्टेटमेंट, एक एक शब्द, क्या आपको एज इट इज रिकॉल कर पा रहे हो आप? ऐसा नहीं होता बच्चों। पैराग्राफ हमेशा बोर करता है। पैराग्राफ से चीजें उतनी जल्दी रिकॉल हम नहीं कर पाते। पैराग्राफ में बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे वर्ड्स भूलने की संभावना बनी रहती है। और होता क्या है कि जब हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो हम हर लाइन को, हर शब्द को इनडायरेक्टली इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, राइट? जबकि जब आप उसी पैराग्राफ के जितने भी पॉइंट है, मान लो 5 पॉइंट हैं इस पैराग्राफ में आपने लिखे, तो बच्चों बहुत बेहतर होगा कि आप उन स्टेटमेंट्स को, उन 5 पॉइंट्स को बजाय हॉरिजॉन्टल लिखने के और पेज बचाने के, आप उन पॉइंट्स को वर्टिकल लिखो। जब आप, अच्छा इसमें पेज की चिंता मत करो, पेज बचाने नहीं आया आप, आपका बहुत कीमती जीवन का 1 साल लगा हुआ है और ऑलरेडी फीस और ये वो बहुत खर्चा है, तो आप उसमें पेज बचाने का काम मत करो प्लीज। हॉरिजॉन्टल लिखना आज से ही आप बंद करो। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप वर्टिकल लिखो। वर्टिकल लिखने से क्या होगा, फायदा क्या होगा मैं आपको बताऊं कि जैसे आप रोड पे चल रहे हो, आपको लगता है कि मुझे माइटोकॉन्ड्रिया रिवाइज करनी है। अब आप माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको रिवाइज करनी है और आपने सारे नोट्स में हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, पैराग्राफ बनाए हुए हैं, तो आप मान लो उन पॉइंट्स को रिकॉल करना भी चाहो तो बहुत सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली आप भूल जाओगे। और खास बात यह है कि आप कौन से पॉइंट्स भूल गए हो यह रिकॉल नहीं होगा, राइट? या आपको यह बहुत अच्छी तरह से याद नहीं आएगा कि हम कुछ भूल भी गए। और अगर आपने वर्टिकल लिखने की आदत डाली है, पॉइंट्स बना बना के लिखते हो अगर आप, तो काफी हद तक आपको यह याद रहेगा कि कितने पॉइंट्स मिसिंग हैं। मतलब डेटा को रिटेन करना और रिट्रीवल, मतलब जब याद करने का, और है क्या, जो हम नोट्स बनाते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो वी आर नॉट राइटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। हम केवल लिखने के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम नोट्स बनाने के लिए थोड़ा ना लिख रहे हैं कि हमें बड़ा शौक है अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखने का। ये लिखना हमारा पर्पज नहीं है, हमारा पर्पज है नीट में सिलेक्शन। और नीट में सिलेक्शन मतलब हमारे आंसर्स करेक्ट हो। हमारे आंसर्स करेक्ट हो इसका मतलब हमें वो चीज उसी समय पर, सही समय पर याद आ जाए। सही समय पर याद आ जाए इसका मतलब हमें इस तरह से अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है थ्रू आउट द ईयर कि हमें सही समय पर वो कंटेंट याद आ जाए। तो ये हमारा प्राइम कंसर्न है कि सही समय पर डेटा रिट्रीवल हो, जो हम याद करना चाहते हैं, जो हम रिकॉल करना चाहते हैं, वो सही समय पर हम रिकॉल कर पाए। ये हमारा प्राइम टारगेट है, प्राइम कंसर्न है ये कि लास्ट में सही समय पर चीजें याद आ जाए। तो सही समय पर याद आ जाए उसके लिए क्या जरूरी है वो हमें डे 1 से करना होता है। तो नोट्स में जब आप पॉइंट्स बनाओगे तो रिकॉल करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, रिट्रीवल आपका फास्ट हो जाएगा अगर आप हॉरिजॉन्टल की बजाय बच्चों वर्टिकल लिखने की आदत डालो। एक और बड़ा प्रोडक्टिव सजेशन है बच्चों कि नोट्स बहुत अच्छे कैसे बनाएं। एक बार फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप जरा अपनी शांत मन से आप अपनी आंखें बंद करो और याद करो कोई भी पैराग्राफ याद करने की कोशिश करो। आप अपना सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट ले लो, आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट का पसंदीदा चैप्टर ले लो और उस चैप्टर में भी जो आपको सबसे बढ़िया पैराग्राफ याद हो वो पैराग्राफ एज इट इज याद करने की कोशिश करो। कंडीशन अप्लाइड कि आपको एक एक स्टेटमेंट याद होना चाहिए, एक एक वर्ड याद आना चाहिए। कोई भी पैराग्राफ आप देखो क्या आपको याद आ रहा है। एक दूसरा काम करो, आंखें बंद ही रखो और याद करने की कोशिश करो। मैं दूसरा टास्क आपको दे रहा हूं, आप कोई भी डायग्राम याद करने की कोशिश करो। कोई भी जो आपका सबसे पसंदीदा डायग्राम है वो डायग्राम याद करने की कोशिश करो, उसका कैप्शन याद करो, उसकी लेबलिंग याद करो और कंपेयर करो।
कि आपको वो पैराग्राफ याद आ रहा है या आपको कोई डायग्राम बहुत स्मूथली याद आ रहा है? मैं बताता हूं बच्चों आपको आंसर, आपका कॉमन होगा मेरा और आपका, क्या आपको डायग्राम बहुत अच्छी तरह याद आ रहा होगा। डायग्राम भी, कैप्शन भी, लेबलिंग भी, एज कंपेयर टू पैराग्राफ। तो बच्चों इसका फिर मतलब क्या निकला? मतलब यह निकला कि हमारा जो ब्रेन है वो डायग्राम लविंग है, वो डायग्राम को जल्दी रिटेन करता है, मतलब जल्दी ग्रास्पिंग करता है, इनफैक्ट ज्यादा समय तक रिटेन करता है, और क्विक रिट्रीवल है डायग्राम का। तीन बातें हैं। अगर आप थ्योरी से कंपेयर करो डायग्राम को, तो डायग्राम, ब्रेन की कंपैटिबिलिटी डायग्राम के साथ ज्यादा है, थ्योरी के साथ बोरियत होती है, तो डायग्राम जल्दी ग्रास्प करता है बच्चा। एक बात, लर्निंग का समय कम हो जाता है, जल्दी सीख जाता है, समय बच जाता है। दूसरा प्रॉफिट, ज्यादा समय तक रिटेन करता है ब्रेन डायग्रामेटिक चीजों को। जो चीजें डायग्राम बनाकर, बार चार्ट बनाकर, ग्राफ बनाकर, टेबल बनाकर इस तरह समझाई गई हैं, वो ज्यादा समय तक ब्रेन रिटेन करता है एज कंपेयर टू कि हम डिक्टेट करा दें, पैराग्राफ भर दें और आप पैराग्राफ बना लो। और थर्ड प्रॉफिट बच्चों, डेटा रिट्रीवल फास्ट होता है। मतलब थ्योरी में अगर आप पूरा पूरा पैराग्राफ या पूरा पूरा पेज पढ़ के आए हो, उसमें से याद करने की कोशिश करो और डायग्राम को याद करने की कोशिश करो, तो डायग्राम आपको जल्दी याद आएगा, राइट? तो ये तीनों प्रॉफिट किसके साथ हैं? डायग्राम के साथ है। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि हमें अपनी वो सारी थ्योरी जो हमें याद करनी है, जिसकी हमें क्रैमिंग करनी है, जो रटनी है हमें, वो सारी थ्योरी को हम इस तरह से नोट्स बनाएं कि वो डायग्रामेटिक हो जाएं, कुछ डायग्रामेटिक हो जाएं। जैसे अभी एक कन्वेंशनल तरीका क्या है लिखने का? वही जो मैंने अभी बताया था कि आप पैराग्राफ बनाते चले जाओ, है ना, ये, और पूरे पूरे पेज भरते चले जाओ, ये कन्वेंशनल तरीका है। जबकि इसी थ्योरी को, अच्छा ये इसको हम इससे मुक्ति तो पा नहीं सकते, रटना तो है ही सही, और इसके साथ ब्रेन की कंपैटिबिलिटी कम है। तो अगर आप चाहते हो कि ये थ्योरी जल्दी समझ में आए, लंबे समय तक ब्रेन में हमारे बनी रहे, और जैसे ही हम याद करना चाहें हमें तुरंत याद आ जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? इसी थ्योरी को आपको कैसे लिखना होगा बच्चों? इस तरह से, ये एक कैस्केड बना लो, कैसे भी कुछ भी कर लो, डायग्रामेटिक होना चाहिए। अपने वर्ड्स को, स्टेटमेंट में शब्दों को तोड़ लो, और फिर जो आपका मन करे, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, या यूं इस तरह से बना लो। कुल मिलाकर उस तरह से कन्वेंशनल तरीके से मत लिखो जिससे कि चीजें, मतलब दिमाग बोर हो जाता है, याद नहीं आता सही समय पर। तो सारी थ्योरी को, मेरा बच्चों रिक्वेस्ट है, आप इसे करके देखना। और मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप पूरे साल करना इसे, आप सबसे पहले कोई एक चैप्टर पकड़ लो, किसी भी एक चैप्टर में मेरी ये बातें अप्लाई करके आप देखना, और अगर आपको लगे कि उस चैप्टर में प्रोडक्टिविटी बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में ज्यादा हो गई है, तो फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। फिर तो आपको चारों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स की सारी थ्योरी जो हमें याद करनी है, कंपलसरी है, वो सारी थ्योरी को आप आर्टिस्टिक बना लो। आर्टिस्टिक बना के उसको बिल्कुल, उसको थ्योरी को, या यूं कहें बहुत आसान शब्दों में कि थ्योरी को डायग्राम में कन्वर्ट कर लो, राइट? तो तीन चीजें बच्चों मैंने बताई हैं कि पहला, एक वर्टिकल लिखना है आपको, दूसरा मैंने बोला कि उसको डायग्रामेटिक लुक दो, राइट? और तीसरी चीज मैंने क्या बोली बच्चों? तीसरी अभी बोलनी है कि अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाओ आप, इंटरेस्टिंग।
ये नोट्स कई बार बन जाने के बाद जब आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज मिल जाता है, जहाँ जिस मेडिकल कॉलेज में या जिस सिटी में आप जाना चाहते हो, जब वहाँ पहुँच जाते हो, वो मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाता है, तो जाने कितने बच्चे होते हैं जो आपसे आपके नोट्स मांगते हैं, है ना। मतलब लाइन लगती है। अगर आप नीलाम करने पे आ जाओ तो वो अच्छे खासे अमाउंट में बिक जाएंगे वो नोट्स। मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच ये है कि उन्हीं नोट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, उस पे समोसे बिकते हैं, हरी चटनी बिकती है। 2-3 साल बाद अगर आपको डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है, इसका मतलब नोट्स सीधे सीधे जुड़ते हैं सक्सेस से। तो नोट्स हम ऐसे बनाएं कि वो सक्सेस से के लिए बने, उनकी कीमत बने उन नोट्स की, और वो नोट्स का कोई और पर्पस नहीं है बनाने का। बुक थोड़ा ना लिख रहे हैं हम लोग, ना वो पब्लिश होना है। तो उन नोट्स के बनाने का पर्पस ही यही है कि हम कम समय में वो चीजें तैयार कर लें और जल्दी से जल्दी उनको रिकॉल कर सकें। इस तरह से नोट्स बनाने। तो वो नोट्स प्योरली आपके अपने हैं, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, राइट। तो नोट्स हमेशा आज को देख के नहीं बनाए जाते, नोट्स हमेशा लास्ट को देखकर बनाए जाते हैं कि हम इससे रिवीजन जल्दी से जल्दी कैसे कर सकें। इस तरह के नोट्स बनाए जाने चाहिए। अब आप सोचो, टीचर पढ़ाते समय या कई बार आप पढ़ते समय बहुत सारी चीजें आप रिलेट करते हो, और कंडीशनली मतलब उस समय जो कुछ इन्वायरमेंट होता है उस अकॉर्डिंग उस इन्वायरमेंट से जोड़ के टीचर पढ़ाते रहते हैं, या आप जब पढ़ते हो तो रिलेट करते हो चीजों के साथ, और अपने कुछ न कुछ चीजें ऐसी टीचर बोलते हैं या आप सोच लेते हो जिससे आपको हंसी आती। तो मेरा सजेशन है कि आप उन चीजों को जिसकी वजह से आप पढ़ते समय हंसे थे, मुस्कुराए थे, वो नोट्स में भी ऐड कर लो। हर वो कोशिश करो, हर वो तरीका अपनाओ जिससे आपके नोट्स इंटरेस्टिंग बने। आप भी नई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो कि आपके नोट्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बने, और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बने। कम से कम लिख के जल्दी से जल्दी याद करना, और ज्यादा दिनों तक याद रहे और सही समय पे याद आ जाए, उस पर आप भी लगातार काम करो। नोट्स खूब इंटरेस्टिंग होने चाहिए, मतलब नोट्स बोरियत नहीं फैलाएं, इंटरेस्टिंग हो नोट्स। और इंटरेस्टिंग करने का यह मतलब नहीं है कि आप 75 कलर के पेन इस्तेमाल करने लग जाओ। टाइम बचाना ही तो मेन पर्पस है। कम से कम समय में नोट्स को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, और इन 3 पॉइंट से पहले मैंने कहा था नोट्स को वर्टिकल, कोई भी पॉइंट हो वर्टिकल लिखो, दूसरा डायग्राम्स में कन्वर्ट करो, तीसरा नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाओ। और एक पॉइंट इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि नोट्स में एनसीईआरटी 100% इंक्लूड हो, और मॉड्यूल के भी वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए नोट्स में जो पॉइंट्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, या जिससे रिलेटेड मॉड्यूल में क्वेश्चन थे और नोट्स की बेसिस पर नहीं हुए थे। उन पॉइंट्स को भी आपको नोट में ऐड करना चाहिए। तो मैं इसमें एक पॉइंट जो सबसे पहले बताया था वो भी नोट कर लेता हूं कि इसमें इंक्लूड होनी चाहिए क्या, एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल्स। तो ये टोटल 4 चीजें हो गई। अब इससे रिलेटेड एक और बड़ी चीज आती है जिसमें मुझे एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करना है बच्चों। एनसीईआरटी से रिलेटेड एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बच्चे कई बार एनसीईआरटी पुरानी वाली जो लास्ट ईयर उनके पास थी उसका यूज करने लग जाते हैं, राइट। तो मेरा ये सजेशन है कि बच्चों आप एनसीईआरटी नई खरीदो, राइट। फ्रेशनेस रहेगी और नेगेटिविटी 0 होगी। नई बुक बच्चों में बहुत उत्साह जगाती है, और मतलब वो जो फीलिंग्स है ना, वो डिफीट वाली फीलिंग्स नहीं होंगी। पुरानी एनसीईआरटी देखकर आपको सारी पुरानी चीजें याद आएंगी, वो ठीक नहीं है। नई बुक बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड न्यू बुक लो आप,
उससे क्या होगा, एक तो एनर्जाइज रहोगे आप, और किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आती। और नई बुक अनादिकाल से हर बच्चे को बहुत प्यारी होती है नई बुक। तो आप नई बुक खरीदो, उससे पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी और फ्रेशनेस रहेगी, पढ़ने का मन करेगा और नया एडिशन मिलेगा आपको। तो हमेशा एनसीईआरटी नई प्रेफर करो आप। और प्लस अब देख लो, आप नई एनसीईआरटी जरूर लो आप, लेकिन जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ो तो बहुत सारी जानकारी, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो अपनी एनसीईआरटी पे लिख लेते हैं या वो पर्चियां चिपका लेते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। तो जब आप अपनी नई एनसीईआरटी लेना इस बार, तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट्स वैल्यूएबल थे, चाहे वो हाथ से लिखे थे आपने या फिर आपने वो पर्चियां चिपकाई थी, वो सारे पॉइंटर्स आप नई वाली एनसीईआरटी पर दोबारा उसमें ऐड करो। बट इट डज नॉट मीन कि आप एनसीईआरटी पुरानी यूज कर लो। पुरानी एनसीईआरटी यूज मत करो, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में सारी तो वो अंडरलाइन होती है, सारी कलर्ड होती है, सब पूरा लिखा हुआ होता है, और बहुत सारी चीजें आप छोड़ देते हो, छूट जाती हैं इस कंफ्यूजन में, इस इल्यूजन में कि हमने पढ़ ली, और वो पढ़ी होती हैं आपने लास्ट ईयर, ये कंफ्यूजन में छूट जाता है बहुत कुछ। तो आप एनसीईआरटी नहीं खरीदो, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट्स आपने लिखे थे, जो जो आपने पर्चियां चिपकाई थी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन बच्चों नई वाली एनसीईआरटी में ऐड करो। राइट? एक दूसरा एनसीईआरटी से रिलेटेड पॉइंट, आपने देखा कि मतलब पूरा नीट के पेपर का बेस एनसीईआरटी ही रहता है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन में कई कई कॉन्सेप्ट मिक्स करके आते हैं। अभी नया ट्रेंड ये है कि एक क्वेश्चन में ऑप्शंस इतने बड़े हैं या अलग अलग कॉन्सेप्ट घुसाए गए हैं, तो मतलब केवल और केवल एनसीईआरटी से भी काम नहीं होना है, या यूं कहें कि केवल और केवल एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, लेकिन टॉपर नहीं बन सकते। टॉपर बनने के लिए आपको एनसीईआरटी 100% आनी चाहिए, प्लस टीचर्स ने जो क्लासेस में बोला वो एक एक पॉइंट आना चाहिए, प्लस मॉड्यूल के भी वैल्यूएबल पॉइंट्स आपको आने चाहिए टॉपर बनने के लिए। लेकिन एनसीईआरटी हर हालत में पूरी तैयार होनी चाहिए, चाहे आपको एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए हो, चाहे आपको दिल्ली एम्स चाहिए हो, एम्स चाहिए हो, मतलब टॉप लेयर का कॉलेज चाहिए हो, एनसीईआरटी आपको हर हालत में 100% प्रिपेयर करनी है। और लास्ट में मैंने कहा कि रिवीजन करते समय लास्ट में एनसीईआरटी तैयार होती नहीं है, तो इसका हमने एक जो बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन निकाला है कि एनसीईआरटी मतलब जब आपका सिलेबस खत्म होना, कंप्लीट हो, तो उस समय एनसीईआरटी की तरफ से आपका दिमाग फ्री होना चाहिए कि भैया एनसीईआरटी से हमारा कोई अब वास्ता नहीं है, एनसीईआरटी में जितना कुछ काम करना था मैं पूरे साल में कर चुका हूं, या मॉड्यूल में अब हमें लास्ट में पिक नहीं करना, मॉड्यूल में जो कुछ इंपॉर्टेंट था सब मैं अपने नोट्स में डाल चुका हूं, मुझे लास्ट में तो केवल और केवल नोट्स ही सफिशिएंट है, नोट्स ही रिवाइज करने, बस हमने जो नोट्स बनाए थे वो भी बिना मतलब का एक लाइन नोट्स में नहीं है, इररिलेवेंट एक चीज नहीं है, टीचर का कंटेंट है, एनसीईआरटी का कंटेंट है, और ये जान लो टीचर और एनसीईआरटी का कंटेंट 99% तो सेम ही होता है, प्लस उसमें थोड़ा सा कंटेंट मॉड्यूल का है। राइट? तो नोट्स में एनसीईआरटी 100% इंक्लूडेड हो। अच्छा, होता क्या है, बच्चे शुरू से लेकर फॉलो तो करते हैं, अब चूंकि 100% फॉलो नहीं करते, अब और ये वो जानते भी हैं कि वो 100% फॉलो नहीं करते, तो अगर आप इसको 100% फॉलो नहीं करोगे, और मान लो आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपने 90% एनसीईआरटी का कंटेंट नोट्स में ऐड कर लिया, कहीं कहीं कुछ कुछ छूटा हो सकता है, ठीक है, अगर आपके मन में ये है कि कहीं कहीं कुछ कुछ हो सकता है, छूट गया हो, बाकी तो मेरी पूरी एनसीईआरटी नोट्स में इंक्लूडेड है, गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ये फीलिंग अगर आपके दिमाग में है तो आप लास्ट में एनसीईआरटी को छोड़ नहीं पाओगे। लास्ट में आप नोट्स भी पढ़ोगे और एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, और वो सारा साल भर का किया धरा सब बर्बाद हो जाएगा। आपको दोनों चीजों में समय खपाना पड़ेगा, नोट्स भी पढ़नी पड़ेगी और एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी।
तो एक बहुत ही सुंदर सॉल्यूशन हमने निकाला है अभी, और उसको अगर आप अप्लाई करो, लेकिन बात वही है कि आपको 100% करना पड़ेगा, तभी वो लास्ट में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एनसीईआरटी को साइड में रख पाओगे। क्योंकि एनसीईआरटी को साइड में रखो, उसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत तगड़ा और जिगरा चाहिए, और उतना कलेजा तभी डेवलप हो पाएगा जब आपको बिल्कुल नेक टू नेक, गले गले तक आपको एक चीज याद होगी, एक चीज कॉन्फिडेंस होगा, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होगे कि एनसीईआरटी में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मेरे नोट्स में ना हो। जब इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस होगा तभी आप एनसीईआरटी को साइड में रख पाओगे। तो आपको करना क्या है, जो सॉल्यूशन की जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या है कि मान लो क्लास में आपको फॉर एग्जांपल सेल चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, राइट, और सेल में मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई गई। आप भी जानते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा पूरा एक लेक्चर तो खाई जाती है, राइट। अब 1-1.5 घंटे में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई गई है, उसी दिन आपको एक काम करना होगा। आप अपने रूम पर आओ, एनसीईआरटी खोलो, और एनसीईआरटी में 1.5 पेज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 1.5 पेज, एक एक शब्द एनसीईआरटी का अंडरलाइन करो और देखो कि कोई एक भी शब्द ऐसा है क्या जो क्लास के नोट्स में नहीं है। आप उस वर्ड को, पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है कि कुछ छूट जाए, लेकिन फिर भी आप क्रॉस चेक करो, एक एक शब्द देखो, एक एक वर्ड चेक कर लो, एक डायग्राम दिया हुआ वो डायग्राम चेक कर लो, कैप्शन चेक कर लो, लेबलिंग चेक कर लो, और देखो कि कुछ मिसिंग तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है एनसीईआरटी का एक भी शब्द छूट गया हो जो आपके नोट्स में ना हो। और अगर छूट गया तो उठाओ, आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, और आश्वस्त हो जाओ कि अब एनसीईआरटी 100% इंक्लूड हो चुकी है आपके नोट्स में। तो आप क्या करो फिर उसके बाद कि वो जो पूरा पेज है ना एनसीईआरटी का, उसको एक लाइन से ऑब्लिक काट दो आप पेन से, मतलब उसको इतना नहीं घोंचना है कि पेज ही फाड़ दो एनसीईआरटी का, एक हल्के से प्रेशर के साथ पेन से एक ऑब्लिक लाइन से वो पेज काट दो। और पेज का काटना ये बताता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं किस बात को लेकर कि आपका वो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके नोट्स में आ चुका है, और अब आपको दोबारा एनसीईआरटी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यही काम बच्चों पहले आप एक चैप्टर में अप्लाई करके देख लेना। अगर आपको लगे कि जहां आपने अप्लाई नहीं किया उसके कंपैरिजन में वो बढ़िया जा रहा है, तो बच्चों फिर इसको फॉलो करना और पूरे सिलेबस में ये चीज अप्लाई करना। तो अब इसमें फिर वही बात है, अगर कुछ छूट जाएगा ना तो फिर लास्ट में आपको एनसीईआरटी भी पिक करनी पड़ेगी, और लास्ट में एनसीईआरटी पिक करनी पड़ेगी तो फिर होगा क्या कि फिर वही बात, समय ज्यादा लग जाएगा। तो ये चीज भी आप अपना दिमाग में बैठा लो कि इस बार आपको लास्ट में रिवीजन करते समय आपके हाथ में केवल और केवल एक चीज होगी, और वो क्या होगा? नोट्स। एनसीईआरटी जैसी इंपॉर्टेंट चीज आप तभी बाहर रख पाओगे, साइड में रख पाओगे, जब आप डे 1 से आश्वस्त होते हुए चलोगे कि हमारी एनसीईआरटी हमारे नोट्स में इंक्लूडेड है। राइट बच्चों? अब आती है बात एनसीईआरटी से ही रिलेटेड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों आप एनसीईआरटी तो खरीद लेते हो, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं लेते हो। एनसीईआरटी ले लेते हो लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं लेते हो। तो बच्चों इस बार क्या करना कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ले लेना आप। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है क्या? बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है बच्चों। होता क्या है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर चुके होते हो, तो लास्ट में आप पर यह भी प्रेशर होता है कि सारा सिलेबस रिवाइज करो, ये भी प्रेशर होता है कि जितने थ्रू आउट द ईयर आपके पेपर हो चुके हैं वो पेपर भी करो सारे, और दोबारा करो, और जो पेपर चल रहे होते हैं उसकी भी तैयारी करो, और जेई मेंस के लिए भी बोल दिया जाता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वो भी कर लो पिछले 10 साल के। तो इतना सारा बर्डन होता है। इस बीच में ये भी बोल दिया जाता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करो।
तो बिल्कुल लास्ट में जाकर आपको इस बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना करना पड़े, उसके लिए बहुत जरूरी है बच्चों कि इस बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के साथ ही खरीद लो, और बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, आप उनको भी साथ ही साथ करते हुए चलो। ठीक है ना बच्चों? तो एनसीईआरटी से रिलेटेड मैंने बोला कि एनसीईआरटी नई खरीदना इस बार, पुरानी वाली एनसीईआरटी के जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब नई वाली एनसीईआरटी में आप वो देख लेना कि पुरानी वाले एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट आपका छूट तो नहीं रहा है। ठीक, एनसीईआरटी को पूरे अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। जब सारे नोट्स में इंक्लूड हो जाए तो ऑब्लिक लाइन से उसको कट कर देना है। उसके बाद मैंने बोला कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इस बार जरूर लेना है। एनसीईआरटी में एक और बड़ी चीज है कि कई बार आप एक होता है यूनिट का इंट्रो, फिर होता है चैप्टर का इंट्रो, फिर होता है चैप्टर का मेन कंटेंट, और फिर होती है समरी। तो बच्चों एनसीईआरटी में यूनिट का इंट्रो आप छोड़ना नहीं है आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दो, रीडिंग उसकी जरूर करनी है, बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन रीडिंग जरूर करनी है यूनिट के इंट्रो की। यूनिट का इंट्रो मैं ये नहीं कह रहा कि जो प्लांट वाटर रिलेशन है या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है उस चैप्टर का जो इंट्रो है उसकी इंट्रो की बात नहीं कर रहा हूं मैं प्लांट फिजियोलॉजी जैसे यूनिट है, पूरी सेल साइटोलॉजी पूरी यूनिट है, उसके ठीक पहले, यूनिट के ठीक पहले जो इंट्रो होता है उसकी बात कर रहा हूं। तो वो आप एक बार उसकी रीडिंग जरूर मारो। हर चैप्टर की शुरुआत में इंट्रोडक्शन होता है, उसकी भी रीडिंग आप एक बार जरूर मारो, है ना। और समरी भी जरूर रीड करो, समरी भी जरूर रीड करो हर चैप्टर की। और होता क्या है, जनरली बच्चे इस चीज पर फोकस करते हैं जो मेन चैप्टर है, दोनों इंट्रो छोड़ देते हैं और समरी छोड़ देते हैं। तो इस बार ये मत करना, कोई भी इंट्रो स्किप मत करो, कोई समरी स्किप मत करो, मेन चैप्टर तो आपको करना ही करना है। राइट बच्चों? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर में, खासकर बायोलॉजी में, केवल और केवल जो कंसेप्चुअल पार्ट है केवल वही नहीं करना है। साइंटिस्ट के नाम, डेट्स, ईयर्स, एग्जाम्पल्स, डेटा, टेबल, ग्राफ, ये सारी चीजें, डायग्राम में कैप्शन भी और लेबलिंग भी, राइट, ये सारी चीजें। और कॉन्सेप्ट याद करने में थोड़ा ना ज्यादा समय लगता है, कॉन्सेप्ट तो याद रह ही जाता है। ये चीजें हैं जिनके भूलने की संभावना रहती है। साइंटिस्ट के नाम, डेट और ईयर, वो साइंस के स्टूडेंट होने के नाते ये चीजें हम इग्नोर करते हैं, और ये कुछ ना कुछ आता जरूर है। एग्जाम्पल से रिलेटेड तो बहुत ही बड़ा पॉइंट है। आप क्या करते हो, घालमेल कर देते हो एग्जाम्पल के केस में। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी हैं और टीचर ने जो क्लास में लिखा है वो भी हैं, पता चला मॉड्यूल में और है, तो 3 सोर्स हो गए एग्जाम्पल के। एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल भी हैं, टीचर के नोट्स वाले एग्जाम्पल भी हैं, और मॉड्यूल वाले एग्जाम्पल भी हैं। तो बच्चों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब छोड़ो, पहले नंबर पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स याद करो, क्योंकि आप देख लो उठाकर एनसीईआरटी के पेपर, एग्जाम्पल जो भी आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। और उस पहले नंबर पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, जब आपको लगे कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको याद हो गए, आपको तैयार हो गए, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको टीचर ने जो पढ़ाए नोट्स उनके एग्जाम्पल याद करने चाहिए। और अगर दोनों याद हो जाते हैं, जो कि असंभव जैसी बात है कि पूरा क्योंकि एक चैप्टर नहीं है, 4 सब्जेक्ट हैं, सारे चैप्टर्स हैं, तो अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी और टीचर के नोट्स वाले सारे एग्जाम्पल याद हो चुके हैं, तो फिर आप मॉड्यूल वाले एग्जाम्पल भी याद करो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, बात करते हैं मॉड्यूल की। मॉड्यूल नोट्स की बात हो चुकी, एनसीईआरटी की बात हो चुकी, मॉड्यूल की बात हो चुकी। तो इन सभी बातों में जितनी हम लोग कर चुके हैं, उसमें मॉड्यूल की जितनी बातें आई हैं वो मैं आपको रिवाइज करा दूं कि मॉड्यूल आपके लिए एक रेफरेंस बुक की तरह है। आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने क्या बोला, क्या देनी है, नोट्स को। नोट्स में ही एनसीईआरटी को सारी इंक्लूड करना है, राइट।
अगर मैं कोटा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं विद रिस्पेक्ट टू कोटा, तो कोटा में ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं, मॉड्यूल वाला। बच्चों एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है बच्चों की जो जब प्रिपरेशन शुरू करती है तो उस नोट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, एनसीईआरटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, मॉड्यूल ही मॉड्यूल, मॉड्यूल ही मॉड्यूल, पूरा जीवन मॉड्यूल में बना लेते हैं, राइट। और शुरुआत में जोश बहुत होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा है उस समय। अच्छा अभी बैकलॉग है नहीं, बिल्कुल जर्नी शुरुआत हुई है, बस चैप्टर अभी कुछ हुए नहीं है, लोड अभी आया नहीं है। तो शुरुआत में मॉड्यूल के चैप्टर्स तैयार करने में कोई वो मतलब कोई टेंशन होती नहीं है, तो भर भर के पढ़ते हैं, मतलब पूरा मॉड्यूल रटे घूम रहे हैं शुरुआत के चैप्टर्स का। और अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसेस चलता रहता है लास्ट तक। ना तो ये ध्यान दिया कि हमने कोई शॉर्ट नोट बनाए नहीं बनाए पूरे लास्ट तक के लिए, क्योंकि रिवीजन का तो दिमाग में ही नहीं होता, जो सबसे अहम पार्ट है। प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट फेज नहीं है, प्रिपरेशन इसलिए की जा रही है कि हम रिवीजन अच्छे से कर सके, और रिवीजन इसलिए किया जा रहा है कि हमारे मार्क्स आ सके। तो उल्टा उल्टा तो सोच ही नहीं रहे, बस केवल आज का देख रहे हैं कि आज आज हो जाए, बस ठीक से आज मॉड्यूल हम पढ़ लें। और ये पता चला आज आज करते करते लास्ट वाला जो मेन फेज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, उनको ध्यान में रख के तो हमने आज जिया ही नहीं, और इस चक्कर में मॉड्यूल पढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। और लास्ट में आके जब सिलेबस खत्म हो गया तो मॉड्यूल्स का अंबार लग जाता है, कमरे में वैसे ही जगह कम है, आधी जगह मॉड्यूल घेर लेते हैं। अब लास्ट में पता चला कि आप एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं एनसीईआरटी से पूरा पेपर आता है, सारा जो एम्बियंस है, पूरी आपकी सराउंडिंग है, हर कोई यही बोलता है कि पेपर तो एनसीईआरटी से आ रहा है। अब आप उसको मॉड्यूल रटे पड़े, पूरा समय आपने, इतना वैल्यूएबल टाइम अपनी लाइफ का आपने वो सब मॉड्यूल में डाला हुआ है यहाँ कोटा में। तो बच्चों मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, लास्ट में इतने सारे मॉड्यूल से रिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। वो बच्चे फिर उनका सर चकराता है, वो मॉड्यूल देख के बेहोशी आती है। आप खुद सोचो, आपके सामने 150 कॉपी रख दी जाए, कॉपी मॉड्यूल सब मिला जुला के 150, और आपके सामने 8-10 कॉपी रखी जाए, तो सोचो आप कहां ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, कहां ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे, कहां आपकी एनर्जी दोगुनी हो जाएगी, कहां आपको ये आत्मविश्वास आ जाएगा कि भैया 10 कॉपी है, फिर तो मैं 3 बार रिवाइज कर लूंगा। और वो 150 सारा यूनिट देखकर तो आपका तो दिल बैठेगा कि ये तो रिवाइज ही नहीं हो पाएगा, फिर आप दुनिया भर की कहानियां बनाओगे, कैलकुलेशन करोगे। तो बच्चों लास्ट में 150 यूनिट ना बन जाए, उसके लिए अभी से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भी आप लिखते हो ना, नोट्स बनाते हो, तो दिस दैट इज एम आर जैसे फालतू के वर्ड्स बहुत सारे यूज करते हो। गलती नहीं है, क्योंकि स्कूलिंग में ये सब लगातार हमारी पार्ट रहा है, हमारे एजुकेशन का, पीडागॉजी का। लेकिन यहां पर शुरू से ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम एक लाइन जो नोट्स में लिखें उसमें एक भी शब्द ऐसा ना लिखें जो इररिलेवेंट है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। कम से कम शब्दों में अपनी बात करें। मतलब आप चाहें तो उसको बहुत ज्यादा अलंकार भर के, और पता चला एक लाइन में 15 शब्द कर सकते हो, और सोचो एक लाइन में तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। जब चारों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स कंपाइल होंगे तो सोचो वो कई 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 गुना बढ़ चुका होगा कंटेंट, और जब कई गुना आपका कंटेंट बढ़ चुका होगा तो वो देख के ही आपका दिल बैठेगा कि इतना सारा कैसे रिवाइज होगा। तो आपकी हालत खराब होगी, कॉन्फिडेंस टूटेगा, वो सब नेगेटिव होता है फिर। और फिर नंबर ऑफ रिवीजन आपके नहीं हो पाएंगे, फिर आप 2 या 3 रिवीजन छोड़ो, आप एक रिवीजन ठीक से नहीं कर पाओगे। तो बच्चों मेरा रिक्वेस्ट है कि शुरू से ही प्रिपरेशन में हम
इन बातों का ध्यान रखें कि हमारे रिवीजन करते समय लास्ट में 3 चीजें ना हो, ना मॉड्यूल हो, ना एनसीईआरटी हो, केवल नोट्स हो, और नोट्स भी मिनिमम हो, मिनिमम, कम से कम, कम से कम, कम से कम टू द पॉइंट लिखे गए नोट्स हो, जिसमें 100% एनसीईआरटी इंक्लूडेड हो, मेन पॉइंट्स मॉड्यूल के इंक्लूडेड हो, ओवरऑल लेंथ मिनिमाइज दो, जितना कम से कम, इररिलेवेंट शब्द हटा दो बस, राइट? ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, और डे 1 से नोट्स बनाते समय यह ध्यान रखा जाए कि हम ये नोट्स इसलिए बना रहे हैं कि हमें ज्यादा समय तक याद रहे, इंटरेस्टिंग रहे, जल्दी से जल्दी इसको हम रिकॉल कर पाए, और सही समय पर ये चीजें हमें उसका बेनिफिट मिले, जिस बेनिफिट के लिए हमने ये पढ़ाई की है, हमने ये नोट्स बनाए। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।